चैप्टर की शुरुआत में हमें गू के बारे में बताया जाता है। गू एक मिस्टिकल बग है जिनमें हेवन और अर्थ की मैजिकल एसेंस है। अगर स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की बात करें तो वो क्रिएचर टाइम ट्रैवल कर सकता है। ये कुछ ऐसा है कि टाइम एक नदी की तरह फ्लो करती है, वहाँ स्प्रिंग ऑटम सिकाडा एक नाव की तरह ट्रैवल करता है। इसके बड़े ही कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन हैं, जैसे कुछ इस बात से ही इनकार कर देते हैं, कुछ शक करते हैं और कुछ इस बात पे विश्वास करते हैं। क्योंकि अगर कोई स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का इस्तेमाल करता है, इसका मतलब उसकी ज़िंदगी खतरे में हो सकती है, जिसमें अपनी बॉडी और कल्टीवेशन को एक ड्राइविंग फोर्स बना के उसकी पावर का इस्तेमाल करना होता है। और अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालने के बाद भी ये नहीं पता कि आउटकम क्या हो सकता है। इसलिए अगर किसी के पास स्प्रिंग ऑटम सिकाडा होगा भी तो वो उसे इस्तेमाल करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन फेंग वान के केस में वो वैसे ही मरने वाला था, वरना वो भी इतनी हिम्मत नहीं करता। जो भी हो, सच्चाई तो यही है कि वो अभी रीबॉर्न कर गया है। फेंग वान जो खिड़की के पास खड़े होकर बारिश में भीग रहा था, उसने आ भरते हुए कहा, ये बहुत दुख की बात है। शुरू से ही मैंने बहुत एफर्ट्स बर्बाद कर दिए, लाखों लोगों को मार दिया, स्वर्ग को गुस्सा दिलाया, लोगों को बदला लेने में भड़काया, इतना कुछ सहा बस इस गू को पाने के लिए। इस सोच के साथ फेंग वान देखता है कि उसके पास स्प्रिंग ऑटम सिकाडा नहीं है। गू के होने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं, कुछ के साइज़ अलग होते हैं, शेप अलग होते हैं और कुछ एक या दो बार ही इस्तेमाल हो सकते हैं। फेंग वान को लगता है कि वो बस एक बार इस्तेमाल होने वाला गू था। ये पता चलने के बाद फेंग वान एम्बिशन से भर गया। अगर वो चला गया तो क्या हुआ, मैं फिर भी दूसरा पा सकता हूँ। मैंने उसे अपनी पिछली ज़िंदगी में पा लिया था, तो अब क्यों नहीं। फेंग वान ये समझता है कि उसके पास अभी भी 500 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें ऐसे ट्रेजर्स और प्रीशियस आइटम थे जो अभी किसी के पास नहीं है। बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े बड़े फिगर्स, कुछ जीनियस, कुछ का जन्म ही नहीं हुआ है अभी तक। ऐसी बहुत सी चीज़ें, इन सभी यादों के साथ वो बड़ी ऊंचाइयां छूने का पोटेंशियल रखता है। फेंग वान खिड़की पे खड़े होकर सोचना शुरू किया, तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। फेंग वान थोड़ी देर सोचा और बोला, 500 साल का समय बहुत बड़ा है, कुछ यादें तो याद भी नहीं करनी। वो ट्रेजर्स और इम्पोर्टेंट एनकाउंटर्स जो हुए थे वो भी बहुत हैं, लेकिन मेन परेशानी ये है कि मैं बहुत दूर हूँ उन जगहों से, और कुछ जगहों पे ख़ास समय पर ही पहुँचा जा सकता है। वो सब तो बात की बात है, सबसे ज़रूरी तो कल्टीवेशन है। मैं अभी एक आम इंसान हूँ, पहले मुझे एक गू मास्टर बनना होगा। मुझे कल्टीवेशन शुरू करना होगा और आने वाली सभी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना होगा। अभी मैं एक आम इंसान हूँ जिसके पास कोई पावर एबिलिटी नहीं है। अभी मैं किसी पहाड़ पे नहीं जा सकता कल्टीवेशन करने के लिए। एक आम पहाड़ का जानवर ही मेरे को अभी मार सकता है। मुझे कल्टीवेशन करने के लिए क्लैन के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। जब मैं 3rd लेवल गू मास्टर जितना पहुँच जाऊँगा तो मैं पहाड़ों पे जा सकता हूँ। फेंग वान जो डिमोनिक वे से कल्टीवेट करता है और इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उसके लिए चिंगमाओ पहाड़ बहुत छोटा है। गू यू गांव तो एक पिंजरे जैसा है। अच्छी बात है कि कल अवेकनिंग सेरेमनी है, इससे मैं गू मास्टर बनने की ट्रेनिंग कर पाऊँगा और थोड़े समय के लिए इसी गांव में रहूँगा। अवेकनिंग सेरेमनी का सोच के फेंग वान की पुरानी यादें उसके दिमाग में आई। फेंग वान ने खिड़की के बाहर देखते हुए मजाक किया, टैलेंट? हाँ। उसी वक्त फेंग वान के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक टीनेजर लड़का अंदर आता है। उसका चेहरा फेंग वान जैसा था। उसकी हाइट फेंग वान से थोड़ी छोटी थी, वो पतला था। उसने बोला, बड़े भाई, आप खिड़की के पास खड़े होकर बारिश में भीग क्यों रहे हो? फेंग वान पीछे मुड़ा और उस जवान लड़के को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर बोला, तो ये तुम हो मेरे जुड़वा छोटे भाई? फेंग वान के एक्सप्रेशंस वापस कोल्ड हो गए। फेंग जिंग ने सर नीचे किया और अपनी पैरों की उंगलियों की तरफ देखा। ये उसका सिग्नेचर पोज था। मैंने देखा कि आपके रूम की विंडो खुली थी तो मैं बंद करने आ गया। कल अवेकनिंग सेरेमनी है, आपको अभी तक सो जाना चाहिए, वरना अंकल और आंटी चिंता करेंगे।
फेंग युआन और फेंग जिंग दोनों जुड़वा हैं, लेकिन फेंग युआन का टैलेंट बहुत ज़्यादा है, वहीं फेंग जिंग एक आम लड़का है। इसी कारण से फेंग जिंग अपने आप को एक चींटी जैसा मानता है फेंग युआन के सामने। उसके आसपास के लोग उसे फेंग युआन के छोटे भाई से जानते हैं। उसके अंकल और आंटी उसे फेंग युआन से कुछ सीखने के लिए कहते हैं। ये सब बातें उसके दिल में इकट्ठा हो रही थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कि एक पत्थर उसके दिल को कुचल रहा है। अभी कुछ दिनों से फेंग जिंग का सर और भी नीचे हो गया है और वो पहले से भी शांत लग रहा है। फेंग युआन अंकल और आंटी के बारे में सोच के चुपचाप हंस के बोलता है, चिंता? जब फेंग युआन बस 3 साल का था तब उसके पेरेंट्स एक क्लैन के मिशन में मारे गए। तब उनके अंकल और आंटी ने परवरिश के नाम पे उनका सब कुछ ले लिया और उनको थोड़ा हार्श तरीके से ट्रीट किया। फेंग युआन ने पहले सोचा था कि एक नॉर्मल आदमी की तरह रहेगा और अपनी अर्थ की एबिलिटीज़ को छुपाएगा और अपने टाइम का इंतज़ार करेगा, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। उसे अपनी अर्थ की कुछ एबिलिटीज़ दिखानी पड़ी, जैसे अर्थ की कुछ पॉपुलर एंशिएंट पोएम्स। उसकी पोएम्स ने लोगों को चौंकाया और उसका ध्यान खींचा। लोगों के सवालों से बचने के लिए और ताकि वो और सीक्रेट्स एक्सपोज ना कर दे, उसने कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ रहने का डिसाइड किया, जो कि आगे जाके उसकी हैबिट बन गई। इससे उसके अंकल और आंटी ने उन पे हार्श ट्रीटमेंट नहीं दी और थोड़ा बेटर ट्रीट करने लगे। ये प्यार नहीं, इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन उसके छोटे भाई ने कभी ये सच्चाई नहीं देखी। उसे ना कि उसके अंकल और आंटी ने धोखा दिया, बल्कि उसने नफ़रत भी पालना शुरू कर दिया। वैसे फेंग जिंग सच्चा और अच्छा नेचर का था, लेकिन जब वो अवेकनिंग सेरेमनी में A ग्रेड का आया तो चीज़ें बदल गईं। उसने अपने अंदर दबी हुई नफ़रत को निकाला। कई बार वो अपने बड़े भाई को टारगेट बनाता, उसे दबाता, जिससे उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई। इससे पता चलता है कि किस्मत को मजाक करने में मज़ा आता है। 2 जुड़वा भाई, जिसमें बड़ा भाई एक C ग्रेड टैलेंट था और उसे कई सालों से लोग जीनियस समझते थे, वहीं छोटा भाई जिस पे कोई ख़ास ध्यान भी नहीं देता था, वो A ग्रेड टैलेंट निकला। दोनों जुड़वा भाइयों की किस्मत आपस में बदल गई। छोटा भाई एक ड्रैगन जैसा जो स्वर्ग की ओर जा रहा है, वहीं बड़ा भाई जो कहानियों की उस फिनिक्स बर्ड की तरह लग रहा था, लेकिन ज़मीन पे गिर गया। फेंग युआन को सभी नफ़रतों का सामना करना पड़ा। उसके छोटे भाई की दी गई मुश्किलें, क्लैन के लोगों की नफ़रत, अंकल और आंटी का अजीब तरह से देखना। फेंग युआन अपनी पिछली ज़िंदगी से नफ़रत करता है कि उसके पास टैलेंट की कमी थी। उसे नफ़रत है कि क्लैन वाले कितने बुरे हैं, नफ़रत है कि किस्मत कितनी जालिम है। लेकिन अगर वो अपने एक्सपीरियंस से दोबारा सोचे तो उसका मन शांत है, नफ़रत की भावना नहीं है। उसके मन में सवाल आता है, नाराज़ होने से क्या फ़ायदा। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के उसे समझ आता है कि उसका भाई, उसके अंकल और आंटी और सभी लोग उससे नफ़रत क्यों करते हैं। ताकतवर कमज़ोर को खाता है और जो सबसे काबिल है वही ज़िंदा रहता है। यही दुनिया का नियम है। सबकी जो इच्छाएं होती हैं उसे पाने के लिए लोग कोशिश करते हैं। इतनी सारी लड़ाई और मारकाट के बीच ऐसा क्या है जो समझ में ना आए। 500 साल के एक्सपीरियंस के साथ फेंग युआन को समझ आता है कि उसका दिल इमॉर्टैलिटी चाहता है। अगर कोई उसे रोकेगा तो वो उसे मार देगा, चाहे वो कोई भी हो। उसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं। इसे पूरा करने में वो पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लेगा, जिसमें उसका अकेले रहना तो तय है। ये उसके 500 साल के एक्सपीरियंस का कंक्लूजन है। फेंग युआन ने हंस के बोला, बदला लेना मेरा इरादा नहीं है, डिमोनिक पाथ में समझौता नहीं होता। फिर अपने भाई को एक हल्की नज़र से देख के बोला, तुम जा सकते हो। फेंग जिंग पूरा काँप उठा। उसके भाई की नज़र ऐसी थी कि वो बर्फ़ में बिना कपड़ों के खड़ा है, मतलब वो कोई भी सीक्रेट छुपा नहीं सकता। फेंग जिंग ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसने बस गेट बंद करते हुए कहा, मैं आपसे कल मिलता हूँ बड़े भाई।